वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स पेडागोजी का, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आया था, हमने पोल किया था, उसमें भी मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि सर मैथ्स पेडागोजी करा दीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, तो आप इसका आंसर फटाफट से कीजिए। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों रेखाएं हैं? मतलब कौन ऐसा चार जो लेटर दिया हुआ है इंग्लिश का, इनमें से किस में जो है वो वर्टिकल सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री दोनों पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि ए में सिर्फ वर्टिकल पाया जाता है, क्योंकि ए में जब आप क्षैतिज डालिएगा तो देखिए ये क्षैतिज हम डालेंगे तो नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग समान नहीं होगा, तो ए गलत हो जाएगा। सी में अब देखिए ऐसे एक अगर हॉरिजॉन्टल डालेंगे तो ऊपर नीचे सेम रहता है, लेकिन इसी सी में जब आप ऐसे वर्टिकल डालेंगे तो दाहिने और बाएं क्या होता है, सेम नहीं होता है, इसलिए सी भी नहीं होगा। और जब आप वाई में देखेंगे तो हम लोग देख लेते हैं, वाई में ये है हमारा वाई। इसमें जब आप देखिए पहले हम वर्टिकल डालते हैं बीचों बीच, तो दाहिना और बायां बराबर होगा। इसी वाई में अगर हम हॉरिजॉन्टल डालेंगे तो ऊपर और नीचे सेम होगा, नहीं होगा, तो सी भी वाई भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। चलिए अब एक्स को देखते हैं। एक्स को पहले हम हॉरिजॉन्टल काटते हैं तो देखिए ऊपर और नीचे सेम है, बिल्कुल सेम है। इसी एक्स को जब हम वर्टिकल बीच में काटेंगे तो दाहिना और बायां सेम है, यानी इसमें दोनों सिमेट्री पाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट हैं जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सिमेट्री पाया जाता है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे और हम इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। हालांकि हमने सिमेट्री का एक वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना को समझाने के लिए अध्यापक कौन सा उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? तो आपको कक्षा 4 में 1/4 की संकल्पना को समझाना है, यानी कि 1/4 को आपको पढ़ाना है, फ्रैक्शन पढ़ाना है। तो एक अध्यापक हैं, आप टीचर हैं, तो आप किसको मतलब यहाँ आपको क्रम में लगाना है, सबसे पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। तो देखिए 3 ऑप्शन है। पहला है चतुर्थांश के प्रतीक को सायाम पाठ पर लिखना, यानी सबसे पहले आप क्या सायाम पाठ पर जो चतुर्थांश है 1/4 है उसको लिखेंगे, उसका प्रतीक को लिखेंगे। या पहले ठोस पदार्थ को लेकर चतुर्थांश में बांटेंगे, या फिर चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मूर्त चीज़ों को बच्चों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर में कौन होगा, बी। उसके बाद क्या करेंगे, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले कुछ चित्र को दिखाएंगे ताकि उनके कॉन्सेप्ट अच्छा हो सके, क्लियर हो सके, तो बी सी। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, हम जो ब्लैक बोर्ड है उस ब्लैक बोर्ड पर चतुर्थांश यानी 1/4 को लिखेंगे। तो सबसे पहले होगा बी, फिर होगा सी, तब होगा लास्ट में ए। जब आप ऑप्शन चेक करेंगे कूट में तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 3 में कि बी सी ए, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुना 25 का गुणन इस प्रकार किया। क्या किया वो, 16 गुना 25 को 8 गुना 2 और 5 गुना 5 कर दिया। उसके बाद अब क्या कर रहा है, 8 गुना 5 पहले कर रहा है और फिर ये 2 गुना 5 बाद में कर रहा है। तो 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10, इसको कौन सा नियम बोलेंगे? तो देखिए जब आप नीचे आएंगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 4 ऑप्शन। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने किस नियम का प्रयोग किया? तो किस नियम का प्रयोग किया है, तो हम आपको इसका चारों जो है नियम बता देते हैं। इसका आंसर कौन होगा, साहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए इंटू, देखिए ऐसे होता है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर आप लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी। यानी अगर अंकों को आगे पीछे कर दें, जैसे यहाँ देखिए ए इंटू बी, उसके बाद ब्रैकेट इंटू सी, यहाँ को ए को बाहर कर दिए बी इंटू सी, यानी ब्रैकेट को अगर हम आगे पीछे कर दें, एसोसिएटिव लॉ में होता है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन, यानी ये गुना वाला है तो इसमें ये मान इसका नहीं बदलता है, तो मान सेम रह जाएगा एसोसिएटिव यानी साहचर्य सिद्धांत में। इसका जोड़ भी आता है, तो इसका जोड़ कैसे आता है, ए प्लस बी बराबर आप कर सकते हैं बी प्लस ए। जैसे 2 + 3 कीजिए या बराबर 3 + 2 कीजिए, बातें क्या होता है
उसको एसोसिएटिव एडिशन बुलाया जाता है। तो ये सहचार्य का नियम था। और एक वितरण नियम होता है, उसको भी हम बता देते हैं दोस्तों। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी वितरण नियम जिसको हिंदी में बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी बराबर, अब इसको देखिए ए इंटू बी एक साथ में कर दिए और प्लस बीच में है तो यहाँ प्लस दे दिए ए इंटू सी। ऐसा करने पर इसका नियम नहीं बदलता है, ये एडिशन में लगता है और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है। तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और जो हमने आपको अभी दिखाया, देखिए ये है एसोसिएटिव लॉ। इसमें यही है, ए बी को एक साथ में और सी को बाहर कर दिया, तब यहाँ ए को बाहर कर देंगे, इंटू बी सी कर देंगे, मान नहीं बदलेगा जैसे यहाँ दिखाया गया है। अब इसको कीजिएगा तो 8 चौक 32, 32 को 2 से कीजिएगा तो 64। अब यहाँ से भी कीजिएगा तो सेम मान आएगा, 4 दूनी 8 और 8 को 8 से कीजिएगा तो 64, तो मान बराबर होता है। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ क्या किया है, सेम इसी तरह का कर दिया है, आगे पीछे कर देने से इसका मान देखिए 8 को 8 और 5 और 2 और 5 कर दिया है, मान नहीं बदलता है। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में बुलाता है सहचार्य सिद्धांत। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। एक ऐसा स्कूल है जो क्या है, समावेशित है, इंक्लूसिव विद्यालय है, इंक्लूसिव स्कूल है। तो उसमें क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं सकते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो उन बच्चों की आवश्यकताओं को आप कैसे, जो उनकी ज़रूरत है, कैसे पूरा करेंगे। ऑप्शन 1 में है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, यानी उन्हें हाई अचीवर मार्क्स वाले बच्चों के साथ बैठा देंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी दृष्टिबाधित यानी उनके देखने की समस्या खत्म होगी। तो बिल्कुल आप कहेंगे नहीं। 2 में है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, इस पर हम चर्चा करेंगे। और पहले हम नेगेटिव को हटा लेते हैं। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, कोई बच्चा अगर दृष्टिबाधित है तो आप क्या उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, ऐसा करना बिल्कुल शिक्षा में भेदभाव करना गलत है। 4 में है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे। वो देखने में उनको परेशानी है तो उन्हें अतिरिक्त समय देने से उनका समस्या हल नहीं होगा। और ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, यानी जो है शिक्षण अधिगम का जो आपका साधन है उसको हम बदल देंगे। जैसे अगर वो बच्चे देखने में कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्वे चीज़ों का, यानी ऑडियो का इस्तेमाल करेंगे। या अगर आपके स्कूल में इंक्लूसिव स्कूल है तो सुविधा होगी ही, तो ब्रेल लिपि के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को पढ़ाएं। तो यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, में से कौन ऐसा है दोस्तों जो मैथमेटिकल प्रोसेस का भाग नहीं है। पक्षांतरण, मानदर्शन, कंठस्थ करना या आकलन करना। आपने ऑप्शन चुन लिया होगा, कंठस्थ करना। कंठस्थ करना किसी भी सब्जेक्ट का भाग नहीं है, यानी कंठस्थ करना, रटना, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ये हम शिक्षा में नहीं कर सकते इसको। तो पक्षांतरण करते हैं, विजुअलाइजेशन यानी मानदर्शन करते हैं, और असेसमेंट तो बिल्कुल करते ही करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। जो प्रारंभिक संख्या जो संकल्पना कॉन्सेप्ट जो होता है उससे कौन संबंधित नहीं है, आपको नहीं वाला चुनना है। पहला है वर्गीकरण, वर्ग समावेशन, संरक्षण या मापन या मेजरमेंट, मापन को ही बोला जाता है। तो प्रारंभिक में वर्गीकरण हम बिल्कुल, ये प्रारंभिक संख्या संकल्पना समझाने के लिए वर्गीकरण ये जरूरी है, वर्ग समावेशन भी जरूरी है, संरक्षण भी जरूरी है। लेकिन मापन ये जो है संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। मापन किसका भाग है, तो ये असेसमेंट का भाग है, मूल्यांकन का भाग है। कौन, मापन जो किसका भाग है, मूल्यांकन यानी मेजरमेंट का भाग है। तो ये यहाँ पर प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है कि संख्या और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संख्या क्या होता है, न्यूमेरल, और संख्या क्या होता है जो उसको जो लिखते हैं, जैसे 2, ये 2 है, इसका 2 को कैसे ऐसे लिखते हैं, ये संख्याक है हमारा, ये क्या है, संख्या है, और ये संख्याक है। तो इन दोनों के विषय में कौन सही है। ऑप्शन 1 में क्या है, संख्याक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए लिखा जाता है। बिल्कुल, संख्या क्या है, एक प्रतीक है। जैसे हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, TWO2, तो ये क्या है, हमारा संख्याक है। ये इसको हम क्यों लिखते हैं, बस ये एक प्रतीक है जिसे हम संख्या को दर्शाने के लिए लिखते हैं।
बिल्कुल सही है एक। और दो में है एक संख्या को विभिन्न संख्याकों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। संख्या मान लो कितना है, मान लेते हैं संख्या है 2 या 5 मान लेते हैं। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5, ठीक है। हम 5 को लिख सकते हैं FIVE। 5 को हम उर्दू में भी लिख सकते हैं ऐसे। बाकी और कई भाषा है जहां हम लिख सकते हैं। तो एक संख्या को विभिन्न संख्याक के द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो एक भी सही है और दो भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन किस में है, देखिए ऑप्शन 4 में आपको दोनों मिल जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्या पढ़िए। दो देखिए यहाँ पर समस्या आ गया है, शब्द वाली दिया गया है। पहला है एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरा है, दोनों मिलाकर कितने संतरे हैं। तो पहला टोकरी में कितना है 15 है और दूसरा में 17 है, दोनों संख्या में दिया हुआ है और इसका आंसर भी कितना होगा, संख्या में होगा 32। ये क्या है 32 एक संख्या है। और दूसरा में देखिए एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाता है, तब नई कीमत क्या होगी। देखिए जब क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए क्वांटिटी में, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑगमेंटेशन। तो जब वृद्धि हो जाए किसी चीज़ में, क्वांटिटी में बढ़ जाए उसका, तो यहाँ देखिए 375 की वृद्धि हो रही है, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसको हम जोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि ये 9950 है, उसमें क्वांटिटी कितना का 375 रुपये की वृद्धि हो गई है। अलग से तो नहीं जोड़ रहे हैं, उसी में ऐड कर रहे हैं, उसी में हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। इसको बोला जाता है एगुमेंटेशन। और जब देखिए दो संख्या को जोड़ते हैं यानी एडिशन के रूप में होता है, तो इसको बोला जाता है एग्रीगेशन। तो ये पहला में क्या है एग्रीगेशन, दूसरा में एगुमेंटेशन। हिंदी में जब इसको पढ़ेंगे तो हिंदी में जो है एडिशन को बोला जाता है समुच्चयन। एडिशन को क्या बोला जाता है, जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसको बोला जाता है समुच्चयन। और जब हम किसी चीज़ को वृद्धि करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे दूध 15 किलो था किसी ग्वाले के पास और उसने उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, अब दूध कितना हो गया, तो दूध 20 हो गया। तो क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गया उसका। जब क्वांटिटी बढ़ गया तो उसको बोलेंगे हम संवर्धन बोलेंगे। लेकिन अगर वही सवाल है कि राम के पास 2 रुपये था, उसके पिता ने उसे 5 रुपये दे दिया, अब कितना हो गया 7 रुपया। तो ये क्या है, नंबर है। जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो होता है समुच्चयन, और जब क्वांटिटी ऐड करेंगे तो संवर्धन। इंग्लिश में इसको बुलाते हैं एग्रीगेशन, इसको बुलाता है एगुमेंटेशन। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। पहला है एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। कक्षा 4 के बच्चों को कुछ कार्य देता है। पहला क्या है, कार्य क्या है, 25 टाइल को सभी संभव आयतकार रूप में व्यवस्थित करें। टाइल्स को कैसे करना है, आयत के रूप में लगाना है। चलिए ऐसे लगा देते हैं। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबंधित नहीं किया जा सकता है। अब बताइए टाइल्स है तो टाइल्स में क्या चीज़ निकाला जा सकता है, एक तो इसका जो है परिमाप निकाला जा सकता है प्रीमीटर, और एक इसका एरिया निकाला जा सकता है। टाइल्स का कभी आयतन नहीं हो सकता है। आयत का कभी आपने सुना है आयतन 3D चीज़ों का होता है, 2D चीज़ों का होता नहीं है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, तो जो सही होगा उसको हमको आंसर करना है। देखिए आयतन नहीं होगा तो पहला कट जाएगा, देखिए थर्ड में भी आयतन है ये भी कट जाएगा, और फोर्थ में भी आयतन है तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पर है आयतन कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एक तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, गुणनखंड भी निकाल सकते हैं और परिमाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में किससे संबंधित है, पियाजे से संबंधित है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को चुनिए। तो बच्चे के बारे में, बच्चे के मेजरमेंट के बारे में पियाजे साहब ने क्या कहा है। पियाजे साहब ने वहाँ हमको कंजर्वेशन की बात बताई है, संरक्षण की बात बताई है और आयतन की भी बात बताई है। तो इसमें है पहला ऑप्शन है भार का संरक्षण। भार संरक्षण की समझ आयतन संरक्षण से पहले आती है, बिल्कुल सही है। बच्चे को जो है भार जो है वजन की मात्रा पहले आ जाएगी, और उसका आयतन के लिए उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3D चीज़ों को जानना पड़ेगा, लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, चौड़ाई क्या है। जब तक ये चीज़ों को नहीं जानेंगे वो आयतन नहीं जान पाएगा। लेकिन भार तो बच्चा ऐसे भी जानता है ना, उसके हाथ में कोई चीज़ आ गया तो एक हल्का चीज़ एक भारी चीज़ बच्चे ईजिली बता सकते हैं कौन भारी है कौन हल्का है। तो भार की समझ उन्हें आ जाती है, लेकिन आयतन की समझ उन्हें बाद में आती है, इसलिए ये सही हो जाएगा।
ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। वान हेले साहब ने किसकी बात की है? अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो वान हेले साहब ने किसकी बात की है? ज्योमेट्री की बात की है। ज्योमेट्री किसकी बात की है? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को ही क्या बोला जाता है हिंदी में? ज्यामितीय चिंतन, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की बात कही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये याद रखने वाली क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये बताना है कि वैन हेले साहब ने कितने स्टेज के बारे में बताया था ज्योमेट्रिकल थिंकिंग में। तो आपको बताना है, ये ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है? ऑप्शन एक में है प्रत्यन त्रुटि विधि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना। तो किसी भी सब्जेक्ट में कंठस्थ करना बिल्कुल गलत होता है। ये प्रोसेस मैथ का या किसी अदर सब्जेक्ट का हो ही नहीं सकता है। सेकंड में भी रटना है तो इसको गलत हो जाएगा। और फोर्थ में भी यहाँ पे देखे है कंठस्थ करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब आप ऑप्शन थर्ड पढ़ेंगे तो इसमें वो सब आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है? विवेचन करना, एक है चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। देखिए विवेचन होता है रीजनिंग, तो मैथ जब बच्चे बनाएंगे तो उनकी रीजनिंग डेवलप होगी। मैथ में बच्चे सोचेंगे। वेरिएबल, यूजिंग वेरिएबल, मतलब बच्चे क्या करेंगे? वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। यानी संख्या, हम कोई संख्या निकालना पड़ता है तो हम मानते हैं ना, माना कि संख्या बराबर एक्स है, वो एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है, तो इसका भी प्रयोग करते हैं। प्रतिरूप देखना, पैटर्न, तो पैटर्न में ही तो पूरा एनसीईआरटी बसा हुआ है, पैटर्न से बाहर तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.06 संकल्पना को समझाने के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? तो देखिए जब संख्या पढ़ाना पड़ता है, वो भी डेसिमल संख्या, दशमलव संख्या, तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कोई ऑप्शन देखिए छूना नहीं है। ग्राफ पेपर डेसिमल पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें पॉइंट दिया हुआ रहता है, बिंदु दिया हुआ रहता है। तो उसको आप ग्राफ पेपर में बहुत इजीली तरीके से जो है आप डेसिमल को पढ़ा सकते हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी किसी में भी आपको ध्यान नहीं देना है कि डाइस ब्लॉक होगा, टेलर का गिनता रहा हो या संख्या चार्ट होगा, इसमें आपको किसी में जो डेसिमल है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो 4 इसको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राइमरी स्कूल है उसका जो है गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पहला है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। तो ये आप इस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम नेगेटिव ऑप्शन को हटा लेते हैं। कार्यवर्धक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए? प्रोसेड्यूरल होना चाहिए, मतलब कि आप बच्चे को ऐसा सिखा रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर बच्चे उसको रट लें और फिर जहाँ ज़रूरत है उसको उगल लें, मतलब पढ़ें एक तरफ से और दूसरी तरफ से उसका इस्तेमाल करके उन्हें भूल जाएं। तो ऐसा कार्य ज्ञान पर हम बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। 3 में है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, कठोरता जहाँ भी आएगा इसको हटा देना है, क्योंकि गणितीय कॉन्सेप्ट अगर हार्ड होगा प्राइमरी लेवल पर तो बच्चे मैथ से दूर भागने लगेंगे। और 4 में है छात्रों को परगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, यानी बच्चों को कैसा होना चाहिए? एडवांस मैथमेटिक्स के लिए हम तैयार करेंगे। तो बच्चे को ना हम एडवांस मैथमेटिक्स के लिए तैयार करेंगे, ना हायर क्लास के लिए तैयार करेंगे, ना अच्छे अंक के लिए तैयार करेंगे। गणित प्राइमरी लेवल पर कैसा होना चाहिए? छात्रों के दिनचर्या से संबंधित होना चाहिए, यानी छात्रों के डेली लाइफ से संबंधित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस बात को कह रही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यानी आप गणित पढ़ा रहे हैं तो इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो प्रभावी नहीं है? पहला है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, मतलब एक चीज़ को समझाने के लिए आप विभिन्न तरह के कई तरह का जो आपका पढ़ाने का मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ ही देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कह रहा है कि एक ही संकल्पना, एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कई मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल सही है, आपको नहीं वाला खोजना है। 2 में है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम को कठोरता से पालन करना, यानी जब नई आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं,
कोई नई टॉपिक बता रहे हैं तो आप समय को बहुत अच्छे से पालन करेंगे कि 40 मिनट में सीखना है, नहीं सीखोगे तो हम फिर नेक्स्ट क्लास इसका नहीं करेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कठोरता वाला शब्द ऐसे भी नेगेटिव होता है और आप ऐसा करेंगे भी नहीं। तो नेगेटिव आंसर मांग रहा तो कौन हो जाएगा? आंसर 2 और 3 में है छात्रों की त्रुटियों के प्रति रूपों पर केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चे कहाँ गलती करते हैं उसके हमें उस पर फोकस करना चाहिए, उनके पैटर्न्स को समझना चाहिए बच्चे की गलती की। तो ये ऐसा बिल्कुल सही है। और 4 में है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए, ऐसा तो एनसीएफ इस पर बहुत ज़्यादा ही जोर दे रहा है। तो यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है? प्राइमरी लेवल पर आप बच्चों के क्या करेंगे? गणित मूल्यांकन करेंगे, गणित सब्जेक्ट का गणित अधिगम का मूल्यांकन करेंगे। तो कौन प्रभावशाली योजना नहीं है? पहला है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यत्न रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके, यानी बच्चों को आप ऐसे समझाएंगे कि उनको रटना और जो कॉन्सेप्ट को समझना है उसमें अंतर किया जा सके। तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि रटने से क्या होता है और कॉन्सेप्ट को समझने से क्या होता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर नहीं वाले को चुनना है। 2 में विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, बिल्कुल सही है। बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, उनका जो सोचने का व्यू कैसा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है तो और उसका एनालिसिस करना है। तो सेकंड भी सही है। और थर्ड में है ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। बिल्कुल हम उनको ऐसे कार्य देंगे जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, जिसमें एक से अधिक उत्तर हो। जैसे आपने पढ़े होंगे कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, ओपन हैंडेड क्वेश्चंस जो होता था, और एक होता था बंद वाला प्रश्न यानी क्लोज हैंडेड। तो आपको क्लोज एंडेड वाला प्रश्न नहीं देना है बच्चों को कैसा देंगे? ओपन हैंडेड, यानी एक से कई उसका आंसर हो सकता है। जैसे बच्चों को ये बताना है कि अगर वायु नहीं रहेगा तो क्या होगा, पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा। उनको ऐसे सवाल करना है, ऐसे नहीं करना है कि भारत की राजधानी कहाँ है या आप तुम्हारे स्कूल आने का क्या समय है उसको नोट डाउन करो। ऐसे सवाल नहीं करेंगे जिसका एक आंसर हो। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। और 4 में है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी आप बच्चों का गणित का अधिगम का मूल्यांकन करेंगे तो क्या सिर्फ बच्चों को क्या करेंगे? ग्रुप में बांट देंगे। तो ग्रुप में बांटना चाहिए, लेकिन जब आप बच्चे का अधिगम का मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो उन्हें ग्रुप में नहीं बांटेंगे। तो यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा? गलत। और जो गलत होगा वही होगा आंसर सही। तो दोस्तों ये 15 मैथ्स पेडागोजी का इंपॉर्टेंट वीडियो था। आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे आपकी जो तैयारी है उसका पता चलेगा और आप हमें फीडबैक भी दें। और इसके बाद कौन सा वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जोश के साथ। धन्यवाद।